बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, फाटा के इलाकों में जो है वो सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। वज़ीरिस्तान में अवाम ने ख़ुद निकल कर एहतजाज किया, खैबर एजेंसी में लोगों ने निकल कर एहतजाज किया और दीगर इलाकों में पाकिस्तानी निकल कर एहतजाज कर रहे हैं। कबायली इलाकों के रहने वाले पश्तून अब ये समझते हैं कि उनके ऊपर एक ऑपरेशन मुसल्लत किया जा रहा है। मैं जब खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाकों में घूमा, बहुत सारे लोगों से मिला और मैंने वहाँ पे काफ़ी लंबा वक्त गुजारा, तो मुझे एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला, चाहे उसका ताल्लुक ANP से हो, चाहे उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, चाहे उसका ताल्लुक जो है वो PTI से हो, कोई एक बंदा मुझे खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं मिल रहा था जो ऑपरेशन का हामी हो। तमाम लोग यही कहते थे कि ऑपरेशन करके हमारी नस्ल कुशी होती है, हमारा नुकसान होता है, हमारी जानें भी जाती हैं, हमारा माली नुकसान भी होता है और उसके बदले में हमें मिलता कुछ नहीं। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक हमारे ऊपर बार बार ऑपरेशन किए जाते हैं। इन ऑपरेशंस के ज़रिए से पैसा कमाया जाता है, डॉलर्स कमाए जाते हैं, बैरूनी आकाओं को खुश किया जाता है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जाता है और हमें उसके बदले में कभी कुछ नहीं मिलता। हमारी ज़मीनें जो हैं वो हमसे छिन जाती हैं, हमारे वसाइल हमसे छिन जाते हैं, हमारे प्यारे हमसे छिन जाते हैं। अब वो बार बार यही बात करते थे और वो किसी किस्म का भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे और किसी किस्म का भी ऑपरेशन पाकिस्तान के कबायली इलाकों में वहाँ के रहने वाले लोग नहीं चाहते। अब ये जो एहतजाज हुआ है ये बड़ा शदीद अवामी रद्द-ए-अमल है और बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है। इस पर मुराद सईद का एक ट्वीट भी आया है जिसमें उन्होंने नुमाइंदगी की है पश्तून अवाम की। मुराद सईद कहते हैं कि खित्ते बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा को नई जंग में धकेलने और दहशतगर्दी की वापसी की गलत पॉलिसी की निशानदेही की तो प्रोपेगेंडा करार दिया गया। ये मुराद सईद ने मेरे से भी बात की थी और उस वक्त मुराद सईद ने एस्टेब्लिशमेंट को भी बताया था और बार बार खबरदार किया था 2022 में कि डिज़ाइन के तहत, प्लानिंग के तहत कुछ दहशतगर्द ग्रुपों को खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल किया जा रहा है। उनके ज़रिए से खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब करवाए जाएंगे और फिर यहाँ पे ऑपरेशन के नाम के ऊपर बड़े पैमाने पर फोर्सेस दाखिल हो जाएंगी। ये मुराद सईद ने कहा था, तो उस वक्त कहा गया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। अवामी ताकत से दहशतगर्दों को वापस धकेला तो फैसला साजों को इसमें अपनी शिकस्त महसूस हुई और गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। मुराद सईद को एक आगे गद्दार आदमी है, ये गलत बात कर रहा है। हालांकि यहाँ पे दहशतगर्द आए थे। मालाकंड में 3 मरतबा ये कोशिश की गई, अवाम ने बहुत एहतजाज किया और बिल आखिर यहाँ से दहशतगर्द वापस चले गए अफगानिस्तान। तो जब यहाँ पे नाकाम हो गए तो फिर जनूबी इजला जो साबिका फाटा है उसकी जानिब से खेल का आगाज हो गया। हमारे सरों की कीमत लगा दी गई, ये जो दहशतगर्द नासिर है उन्होंने लगाई। मगर इस सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि हर बात, हर खदशा और हर दावा सच साबित हुआ। काटलिंग में ड्रोन हमला हुआ, मासूम अवाम शहीद हुए, तो फैसला साजों ने पब्लिक इंटरेस्ट में इनको दहशतगर्द साबित करने का बयानिया चलवा दिया। हमने पूरी दुनिया को बताया कि ये कोई दहशतगर्द नहीं, सवात की गुज्जर बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मासूम लोग थे। लेकिन रियासत पर काबिज माफिया और इनका सहूलतकार मीडिया उनको दहशतगर्द साबित करने पर तुला रहा। इसी तरह ड्रोन हमलों में इजाफा होता चला गया। अपने ही शहरियों पर उनकी अपनी ही फौज पब्लिक इंटरेस्ट में ड्रोन हमले करती रही। घर, खेल के मैदान, बुजुर्ग, बच्चे सब पब्लिक इंटरेस्ट में बिला तफरीक कत्ल किए गए। हर दफ़ा नया बयानिया, नया झूठ। कभी कहीं बच्चे और अवाम नहीं दहशतगर्द मारे गए हैं, कभी कहें कि ड्रोन तालिबान ने किया है, तो ये भी किसकी नाअहली थी कि अगर तालिबान ने ड्रोन किया है। तो यहाँ तक अमन तहरीक के साथियों ने पैगामात भेजे कि हमारे ऊपर ना सिर्फ ज़मीन तंग कर दी गई है बल्कि फ़िज़ा में ड्रोन भी पीछा करते हैं। अगर ड्रोन गिराना शुरू करेंगे तो कहा जाएगा कि रियासत से टक्कर ले ली है, दहशतगर्द हैं। अगर खामोश रहते हैं तो एक एक करके अमन के लिए उठने वाली हर आवाज़ खामोश कर दी जाएगी। अब ये सूरत हाल है जी खैबर पख्तूनख्वा में। वो लोग अमन चाहते हैं और क्या चाहते हैं, वो जिंदा रहने का हक चाहते हैं और क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे मैदान में खेलने जाएं तो महफूज तसव्वुर किए जाएं। जैसा कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रहने वाले बच्चे जब खेलने के लिए जाते हैं तो उनके माँ बाप समझते हैं, कंटोनमेंट में रहने वाले बच्चे जब खेल कूद के लिए बाहर जाते हैं तो उनके माँ बाप को लगता है ये महफूज रहेंगे। इसी तरह जो वज़ीरिस्तान में रहने वाले लोग हैं, जो फाटा में रहने वाले लोग हैं, वो यही चाहते हैं ना कि उनके बच्चे खेलने के लिए जाएँ तो महफूज रहें और उन्हें इस बात की फिक्र ना हो। अटैक हो जाता है, बच्चे शहीद हो जाते हैं, कभी जो बच्चे खेल रहे हैं उनके ऊपर अटैक हो जाता है और कभी कहा जाता है कि ये अटैक कोई और कर रहा है। और अब एक नया तमाशा शुरू होने लगा है। 18वीं तरमीम पास हो चुकी है, फाटा का इंतजाम हो चुका है, लेकिन चूंकि बड़ी गेम का हिस्सा बनने की ख्वाहिश और आफर है, इसलिए सूबाई हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों को बाईपास करके पुराने मकामी निज़ाम का नाम देकर पब्लिक इंटरेस्ट में नया तजर्बा करने जा रहे हैं।
मकसद नई जंग या ऑपरेशन की आड़ में मादनियात पर कब्जा और बैनुल-अक़वामी मफादात है, वरना पब्लिक इंटरेस्ट की फिक्र होती तो बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सर अंजाम देते। इसके लिए तो सही गलत की कोई तर्जीह नहीं थी। तो अब ये मुराद सईद दोबारा ये बता रहे हैं कि ये जो कुछ किया जा रहा है, फाटा का अगर मर्जर हुआ तो उसके फंड देना ताकि वहां के लोगों पे खर्च किए जाएं, वहां को डेवलप किया जाए, वहां की सिक्योरिटी बेहतर की जाए। फंड आप देते नहीं हैं तो कैसे चीजें बेहतर होंगी? और फंड जानबूझकर रोके हुए हैं ताकि फाटा वापस वफाक के कब्जे में चला जाए। और यहां पे एक ऑपरेशन का प्लान हो रहा है। लोग इस बारे में बहुत खाइफ हैं। जो आवाजें इसके लिए उठती हैं उसके बारे में मुराद सईद कह रहे हैं कि फिर ड्रोन हमलों के जरिए खौफ फैलाया जाता है, फिर कर्फ्यू, फिर ऑपरेशन की ख्वाहिश का इजहार, और अब जिरगा सिस्टम बहाल करने जैसे नाम देकर नई चालें चली जा रही हैं। क्या ये इलाके जो हैं वो तजर्बागाह हैं? उन्होंने ये भी सवाल किया। अगर आपका ख्याल है कि आप ऑपरेशन का ऐलान करके एक मरतबा फिर हमें घरों से निकाल देंगे तो ये आपकी भूल है। ये 2008 नहीं है। कौम देख रही है कि जब रियासत किसी और महाज पर मसरूफ हो जाती है तो कैसे साबका फाटा में भी अमन आ जाता है। यानी यहां पे बदअमनी तभी होती है ना जब एस्टेब्लिशमेंट की यहां पे ज्यादा हिलजुल शुरू हो जाती है, तो बदअमनी शुरू हो जाती है। जब किसी और तरफ लगते हैं तो यहां पे अमन आ जाता है। ये मादनियात जब जब एस्टेब्लिशमेंट को भूल जाती है ना, तब तब फाटा में अमन आ जाता है। जब जब एस्टेब्लिशमेंट वापस इन मादनियात की तरफ आती है तो फाटा में अमन खत्म हो जाता है। वहां के लोग भी यही कहते हैं कि ये मादनियात हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो डालड़ी जंग कह रहे हैं मुराद सईद कि डालड़ी जंग शुरू करके दुनिया को हमारे जनाजे दिखाकर ड्रोन में मासूम लोगों को शहीद करके डॉलर आप कमा लेंगे, अगर आपको यह लगता है, और इन सब की आड़ में हमारे इलाकों के ज़खायर पर कब्जा कर लेंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। अब पब्लिक अपना इंटरेस्ट आपके बयानियों से नहीं जांचती। बाजोड़ से वज़ीरिस्तान तक जो खून रेजी का खेल खेला जा रहा है, अपनी ताकत को तूल देने के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई में रेलिवेंट रहने और हमारे वसाइल को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने के लिए इन ड्रामों को बंद करना होगा। गुज़िश्ता 3 सालों में कल और आज जिस अंदाज से लोग निकले हैं, आपको अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। ये आपके अपने इंटरेस्ट में बेहतर होगा। मैं अपने लोगों से ये कहता हूं कि बाखबर रहें इस नए खेल से और मुत्तहिद रहें। 11 तारीख से वज़ीरिस्तान में धरना शुरू होगा। 11 तारीख से वज़ीरिस्तान में धरना भी शुरू हो रहा है। दीगर मार्चेज के अलावा इसमें भी अपनी शिरकत यकीनी बनाए। ये पूरा खेल जिस तरह अनफोल्ड हो रहा है, इसकी तफसील मैंने आपके अमन नुमाइंदों को पहले ही बता दी है। इन सब की जिंदगी को खतरात हैं, लेकिन ऐसे मुत्तहिद रहेंगे तो अपना अमन हासिल करके इनके मजमूम मकासद को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। अब मामला यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये कहते हैं कि जो लोग अमन के लिए आवाज उठा रहे हैं उन्हें गद्दार डिक्लेयर करके उन्हें ड्रोन में मारने के लिए धमकाया जा रहा है। आवाजों को बंद किया जा रहा है, लोगों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और पूरे ऑपरेशन की एक तैयारी कर ली गई है कि अब दोबारा से खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में ऑपरेशन किया जाएगा और उस ऑपरेशन से सारे इलाके खाली करवाए जाएंगे। मकामी आबादियां वहां से चली जाएंगी और उसके बाद जो मादनियात हैं वो कंट्रोल में चली जाएंगी वफाक के या सरकार के या एस्टेब्लिशमेंट के, और फिर वो मादनियात जाने और उनके गैर मुल्की आका जाने के उन्होंने वो कैसे निकालनी है। नाज़रीन, आज के दौर का मजलूम कौन है? देखिए, मुहर्रमुल हराम के हवाले से मैं आपको बताऊं तो आप अपने आसपास देख लेना मजलूम कौन है और जालिम कौन है। आज जालिम कौन है? जालिम वो है जो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहा है। जालिम वो है जो इंसानों को जबरी तौर पे लापता कर रहा है। जालिम वो है जो निहत्ते इंसानों का कत्लेआम कर रहा है, चाहे वो दहशतगर्द हैं चाहे वो दूसरी तरफ के लोग हैं। जालिम वो है जो स्नाइपर राइफल के जरिए से आम निहत्ते मुजाहिरीन के ऊपर गोलियां चला रहा है। जालिम वो है जो नमाज पढ़ते हुए नमाजी को कंटेनर से नीचे धक्का देकर फेंक रहा है। जालिम वो है जो इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ कर रही है वो जुल्म है। वो और क्या है? ये जबर है, जुल्म है, फस्तायत है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, तमाम आलमी इदारे भी कह रहे हैं। मजलूम कौन है? इमरान खान और उसके साथी इस वक्त मजलूम है। वो कैसे? इमरान खान अंदर, उसकी बीवी भी अंदर, उसकी बहनों को बार बार गिरफ्तार किया जाता है, उसके रिश्तेदार अंदर, उसका भांजा भी अंदर, उसकी पार्टी के बेशतर लोग अंदर। लगभग 30,000 बंदा इन्होंने उठाकर जेलों में डाल दिया। मजलूम तो फिर वो लोग हैं ना जिनमें से बेशतर बेगुनाह साबित हो गए। मजलूम तो फिर वो लोग हैं ना जिन खवातीन को धकेला गया, मारा गया, घसीटा गया सड़कों पे। मजलूम तो वो लोग हैं जिन खवातीन को अगवा किया गया, जिन मर्दों को अगवा किया गया, जबरी तौर पे लापता रखा गया। मजलूम तो वो लोग हैं जिनसे जबरदस्ती बयानात दिलवाए गए। मजलूम तो वो लोग हैं जिन्हें बगैर किसी जुर्म के अजीबो गरीब किस्म की सजाएं और टॉर्चर का सामना करना पड़ा। मजलूम वो लोग हैं।
तो आज आप जालिम के साथ खड़े हैं, मजलूम के साथ खड़े हैं। मुझे पाकिस्तानी होने पे इसलिए फख्र है कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत मजलूम के साथ खड़ी होती है। जिस वक्त उन्हें जो मजलूम लगता है, जब फातिमा जना मजलूम थी तो पाकिस्तानियों की अक्सरियत फातिमा जना के साथ खड़ी थी। जब बेनजीर मजलूम थी तो पाकिस्तानियों की अक्सरियत बेनजीर के साथ खड़ी थी। जब नवाज शरीफ मजलूम था तो पाकिस्तानियों की अक्सरियत उधर जाके खड़ी हो गई थी। आज इमरान खान मजलूम है और पाकिस्तानियों की अक्सरियत इमरान खान के साथ आकर खड़ी है। लेकिन ये जो इमरान खान के साथ हो रहा है ना, ये वाहिद आदमी इनको टकरा गया निजाम को, जो वापस जवाब देता है, रिटेलिएट करता है। ज्यादातर लोग हाथ बांध कर बैठ जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। जैसा कि नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी कंप्रोमाइज हो गए थे, लेकिन इमरान खान कंप्रोमाइज नहीं हो रहा, डील नहीं कर रहा। बड़ा मजबूत आदमी है, मजलूम होने के बावजूद डटा हुआ है, लिहाजा कौम भी उसके साथ ज्यादा शिद्दत के साथ खड़ी है। आज लगभग 90% पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर जो सर्वे हुआ गंडापुर के मुताबिक 88% मकबूलियत है इमरान खान की, और ओवरऑल वो कहते हैं 93% है। ये गंडापुर का दावा है। बहरहाल आज जो मजलूम है सब जानते हैं, और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी मजलूम के साथ खड़े हैं। अब यह फर्क यह है कि कोई आदमी दिल में बुरा जानता है, मौका मिलता है जाके सिर्फ टप्पा लगा के आता है। कोई आदमी जुबान से बुरा कह देता है, जहां बैठता है वो कहता है ज्यादती हो रही, गलत हो रहा है। और कोई आदमी हाथ से रोकने की सलाहियत रखता है, वो कहता है जी मैं बाहर निकलूंगा, मैं इस जुल्म के खिलाफ खड़ा हूंगा, मैं डट जाऊंगा। और यह सबसे बेहतर दर्जा होता है कि आप जालिम का हाथ रोकें पकड़ के। जालिम का हाथ रोकना हम सब पे फर्ज है और हमें यह रोकना होगा, वरना हमें जाकर जवाब देना पड़ेगा। तो ये जनाब अपने अपने तौर पर आपको कोशिश करनी है। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब की हालत यह है कि आशूरा के जुलूस में गए निसार हवेली से, और वहां पे भी उनके आसपास कमांडोज, पुलिस, पूरे घेरे के अंदर वो वहां पे ट्रैवल कर रहे थे। तो जो कुछ इन्होंने अवाम के साथ कर दिया है ना, इतना इन्होंने जुल्म किया कि अब इनका एतमाद ही खत्म हो गया है। ये खुलकर पब्लिक के अंदर नहीं आ सकते। इन्हीं जगहों पे हमने दिन के वक्त देखा बार बार आलिया हमजा को, वो पुलिस की सिक्योरिटी उनके साथ नहीं थी, उनके अपने लोग उनके साथ थे, वो घूम रही थी, हर जगह पे जा रही थी, बैठी है, लोगों को मिल रही है, लोगों को पानी पिला रही है, उनके साथ बातचीत कर रही है। तो एक तरफ आप ये देख लें कि एक खातून है, वो कैसे घूम रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी बंदे को आप छोड़ दें। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब पब्लिक से ही इतने खौफजदा हैं, इतने खाइफ हैं कि उन्हें आइडिया है कि वो पब्लिक के अंदर भी ओपनली मूव नहीं कर सकते। हालात तो ये पैदा हो गए। हालांकि मोहसिन नकवी को इमरान खान के लेवल का लीडर तो है नहीं, वो एक मीडिया मालिक है और आर्मी चीफ से उनका एक ताल्लुकदारी है। उस ताल्लुकदारी की वजह से वो वजीर आला पंजाब बन गया था, उसी ताल्लुकदारी की वजह से वो आज वजीर दाखिला है। और तो उसके पल्ले कख नहीं है ना। और कौन है मोहसिन नकवी, कौन जानता है? चौधरियों का रिश्तेदार था, हमें यह पता था, या इसने एक सहाफत करते करते एक चैनल बना लिया था, हमें यह पता था। इसके अलावा तो इसका कोई तारुफ नहीं है ना। इसके अलावा तो अब इसका तारुफ यह बना ना कि आर्मी चीफ जो मौजूदा आए हैं उनके साथ इसकी रिश्तेदारी है, जिसकी वजह से ये पहले बन गया वजीर आला और उसके बाद बन गया वजीर दाखिला, और पीसीबी का चेयरमैन बनने का इसको शौक था, वो भी ये बन गया कि जनाब मैंने ये भी बनना है, वो भी बन गया। तो ये इसका टोटल तारुफ है। अब नाजरीन, एक और सुहेल बड़ाइस साहब ने एक तजिया किया है। मैं हैरान हो जाता हूं कि ये लोग ये इस तरह के स्टेटमेंट्स कैसे दे सकते हैं, हैरत होती है मुझे। सुहेल बड़ाइस साहब कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट के बाद तशद्दुद का आईनी इख्तियार है, तशद्दुद पर उसकी मोनोपोली है, बाकी कोई तशद्दुद करे तो एस्टेब्लिशमेंट उसे कुचल देती है, यही रियासत होती है। एक तो तशद्दुद किसी और ने किया नहीं, कोई तशद्दुद की पॉलिसी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की नहीं है, ये सारे मानते हैं और जानते हैं। बड़े पुरअमन तरीके से हर जगह पे वो आते हैं। उनको अगर कोई ना मारे, उनके ऊपर आंसू गैस ना फेंके, उनको डंडे ना मारे, वो आंसू गैस का गोला उठा के वापस फेंकते हैं। उन्हें जब कोई मारता है तो वो तो तरीके लब्बैक की तरह रिटेलिएट भी नहीं करते बेचारे। 7-7, 8-8 हज़ार बंदा उनका गिरफ्तार हो जाता है एक ही दिन में। कैसे हो जाता है? तरीके लब्बैक का इतना बंदा आप एक दिन में गिरफ्तार करें ना, वो वापस डंडे मारते हैं, पुलिस वालों से कलमे पढ़ाते हैं, वो दोबारा इस्लाम कबूल करवाते हैं पुलिस वालों को। मैंने खुद बहुत सारी वीडियो देखी, अपने सामने मैं देखता हूं ये सारी चीजें। तो सुहेल बड़ाइस साहब एक सीनियर सहाफी हैं, इस उम्र में आके उनको आइन और कानून के बारे में पता होना चाहिए। एक तो वो फौज को रियासत कहते हैं जो गलत है। रियासत का आईने पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिकल मौजूद है, मैंने पहले भी हवाला दिया कि उसको पढ़ें, आपको आइडिया हो कि रियासत क्या होती है। और दूसरा ये कहना कि रियासत के बाद तशद्दुद का आईनी इख्तियार है, ये कोई आईनी इख्तियार, तशद्दुद का तो आईनी इख्तियार होता ही नहीं है। ये तो एस्टेब्लिशमेंट के बाद ऐसा कोई इख्तियार है ही नहीं। एस्टेब्लिशमेंट कहते किससे हैं? मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना एक्चुअली। फौज के चंद आला अफसरान और उनके साथ चंद लोग बैठे हुए एक इकट्ठ सा बन जाता है, इसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। नॉर्मली ये आर्मी चीफ ही होता है, जो फैसला आर्मी चीफ ने किया वही एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है।
अब आइन और कानून में तो तशद्दुद की ममानियत है। यूज ऑफ फोर्स कितना होगा, कैसे होगा, किन कंडीशंस में होगा, ये तो बाकायदा कानून के अंदर, लॉ के अंदर लिखा हुआ है। तो ये तशद्दुद का इख्तियार, और वो भी आईनी इख्तियार, मेरी समझ से बाहर है। यहां तो सिर्फ गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का कानूनी और आईनी जवाब मौजूद है। अगर कोई आपके ऊपर गोली चला रहा है, आप उसके ऊपर गोली चला सकते हैं, बस ये मौजूद है। लेकिन कोई गोली नहीं चला रहा, निहत्था करा हुआ, आप गोली मारेंगे तो कानून आपके खिलाफ हरकत में आएगा, और ये आइन और कानून के मुताबिक है। वो ये कह रहे हैं कि आईनी इख्तियार है तशद्दुद का। मुझे बातों का हैरत होती है। नाज़रीन, जो यानी जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टी है, उसी तरह के उनके चाहने वाले भी हैं। यानी यहां पे आप अंदाजा करें कि एक तरफ ये कहा गया जनाब हमने एमएस भी मुअत्तल कर दिया क्योंकि एमएस गलत आदमी था, हमने जो है वो जो सीईओ है उसको भी मुअत्तल कर दिया क्योंकि वो भी गलत आदमी था। तो अब जनाब एक और खबर आई है उसी अस्पताल से जुड़ी हुई, डीएचक्यू अस्पताल जो है पाकपतन वाला, वहां से कि ऑक्सीजन की सप्लाई बरकरार रखने के लिए एमएस को जिस हेड नर्स ने, सलमा तुफैल साहिबा थी, जिन्होंने ये खत लिखा था, उनकी सर्विसेज महकमा हेल्थ को वापस कर दी गई, यानी उनको ओहदे से हटा दिया गया। यानी उस नर्स को ही, हेड नर्स को ही फारिग कर दिया जिसने एमएस को यह लिखा था कि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही है, बच्चे मर जाएंगे, इन्हें बचाना है तो सप्लाई का बंदोबस्त करें। वो कहते जी अस्पताल की शोहरत को नुकसान पहुंचा। अस्पताल की नहीं, मरियम नवाज की शोहरत को नुकसान पहुंचा है। यहीं से सारा मामला खुला है। इस खातून ने बर वक्त यह कहा था कि बच्चे फौत हो जाएंगे, ऑक्सीजन का बंदोबस्त करो। एमएस ने नहीं किया। आज एमएस गिरफ्तार है, इसको क्यों ओहदे से हटा रहे? इसको तो इनाम देना चाहिए था, इसको तो बुलाकर कहना चाहिए था, शाबाश देनी चाहिए थी कि आपने अच्छा किया, कि आपने निशानदेही की और अपनी ड्यूटी आपने पूरी की। लेकिन इसको भी हटा दिया गया। यहां से आप अंदाजा कर लीजिए। और नाज़रीन, जो प्राइवेटाइजेशन की इनकी पॉलिसी है वो भी बहुत बुरी तरह नाकाम हुई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अस्पतालों को प्राइवेटाइज करने का मंसूबा शुरू होने से कबल ही जवाल का शिकार हो गया है। मोहम्मद उमैर साहब ने इस हवाले से खबर दी है और 2 पेपर भी इसके साथ मुंसलिक किए हैं। वो ये बताते हैं कि मुजफ्फरगढ़ और ओकाड़ा में 2 अस्पताल प्राइवेटाइज होने के बाद प्राइवेट इंतजामिया ने अस्पताल चलाने से इनकार कर दिया। बसीरपुर में अस्पताल प्राइवेट और सरकारी होने के मसले में अमला ना होने के बायस 2 शहरी जान की बाजी हार गए। एक तो सरकारी अस्पतालों को प्राइवेटाइज करने का ये मंसूबा क्या है? यानी ये तो ये कर रहे हैं ना कि आवाम से पहले हेल्थ कार्ड छीन लिया, लोग अब इलाज करवाने के लिए सरकारी अस्पतालों की तरफ भागेंगे क्योंकि उन्हें मुफ्त इलाज चाहिए। वो भागेंगे, बेचारे जाएंगे सरकारी अस्पतालों में, जाएंगे और कहां जाएंगे? तो जब वो सरकारी अस्पतालों में पहुंचेंगे तो उन्हें पता चलेगा ये तो प्राइवेटाइज हो गया। यानी गरीब आदमी कहीं से भी इलाज ना करवा सके, ये अपनी सर्जरी करवाए जाके वहां से, यूरोप से, ये पहुंच जाए उधर नीदरलैंड, वहां से जाके कहें जी हमने यहां पे सर्जरी करवानी है, फलाने फलाने यूरोप के मुल्क में हम आ गए हैं। ये अपना इलाज करवाएं जाके बर्तानिया से। ये अपनी खांसी भी इनको आए, इनके बच्चे को, तो ये पहुंच जाए वहां पे कि जनाब वहां से हमने अपना इलाज करवाना है, बर्तानिया से, यूरोप से। लेकिन गरीब आदमी जिस सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने जाए वो भी प्राइवेटाइज हो जाए कि दो ये भी प्राइवेटाइज कर दो। और हालात ये पैदा कर दिए, इतने नालायक हैं कि ये काम भी वो ठीक से नहीं कर पा रहे। यानी रेवड़ियां जो बांट रहे हैं वो भी इनसे ठीक तरीके से नहीं खाई जा रही। नाज़रीन, सिंध वाले भी कोई इतना आगे नहीं है, उनके हालात जरा आप चेक करें कि लियारी में बिल्डिंग गिरे हुए 2 दिन हो गए, अभी तक वो उस बिल्डिंग के मलबे से लाशें नहीं निकाल सके। वो एक दूसरे पे इल्जाम डाल रहे हैं। एमक्यूएम कह रही है जी पीपल्स पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, ये बिल्डिंगें बनाते हैं इस तरह की, ये और बहुत बिल्डिंगें गिरेंगी, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया कराची का, इनको इक्तदार का नशा है। एमक्यूएम ये कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं नहीं नहीं, एमक्यूएम चोर है, एमक्यूएम फ्रॉड कर रही है, एमक्यूएम को नशा इक्तदार का, एमक्यूएम ने ये सारा पैसा लेके अपने सेक्टर कमांडर के जरिए से अजीबोगरीब किस्म की बिल्डिंगें बना दी हैं। सेक्टर हेड जो इनके बने हुए थे, इन्होंने बेड़ा गर्क किया जनाब कराची का। वो पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पे डाल रही है, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी पे डाल रही है, और लाशें वहां मलबे में दबी हुई हैं। और कैपेसिटी इनकी ये है, रोला इन्होंने डाला हुआ था कि जहां सैलाब आ गया वहां पे लाशें क्यों नहीं मिल रही, वो वहां से तो लाशें मिल गई थी, उसके ऊपर तनकीद कर रहे थे। हालांकि वो तनकीद के काबिल था, वहां इंतजामी गफलत थी। लेकिन यहां पे तो आप, इतना बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहां पे मलबे से लाशें निकालते हुए 2 दिन हो गए इनको। अब तक की इतला के मुताबिक 19 लोग इसमें जाँ बाक हुए हैं और यह बताया जा रहा है कि अभी मजीद लाशें मिलने की तवक्को है। हैरत होती है मुझे कि ये कितने नालायक लोग हैं। और पाकिस्तान की इन्होंने हालत क्या कर दी, जरा नाज़रीन ये आप सुने। एक चीज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, कर्जों की सूरत हाल। इस वक्त जो लेटेस्ट खबर आई है कर्जों के हवाले से, वो ये बताती है कि वफाकी हुकूमत के कर्जे 76,045 अरब रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं।
ये रिकॉर्ड कर्जे हैं जो मौजूदा हुकूमत ने हासिल किए हैं। ये कहते हैं जी हम इकोनॉमी ठीक कर रहे हो, कर्जे लेकर कौन सी इकोनॉमी ठीक होती है? और ये कौन सी साइंस है? दुनिया का कोई साइंटिस्ट आके मुझे समझा दे, कोई इकोनॉमिस्ट आके ये दावा कर दे जनाब कर्जे लेते जाओ इकोनॉमी बेहतर हो जाती है। और भाई कर्जे उतारने से इकोनॉमी बेहतर होती है, कर्जे वापस करने से इकोनॉमी बेहतर होती है, या कर्जे जो आप ले रहे हैं उनकी शरह कम करने से इकोनॉमी बेहतर होती है। पाकिस्तान के 77 साल के अंदर जो कर्जे लिए गए वो 75-76 साल में 2022 तक 75 साल में जो कर्जे लिए गए ना पाकिस्तान में 2022 तक, जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वो 43,000 अरब थे, 43,000 अरब रुपीज, बिलियन रुपीज। ये कर्जा लिया गया था पाकिस्तान बनने से लेकर 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने तक। कितना? 43,000 बिलियन, 43,000 अरब इमरान खान की हुकूमत गिरने के दिन तक। और उसके बाद से लेकर अब तक 3 सालों में जो कर्जा लिया गया ये पहुंचा दिया इन्होंने 76,000 अरब तक। अंदाजा कीजिए आप, 76,000 अरब तक का मतलब आपको पता है? 33,000 अरब कर्जा इन्होंने ले लिया 3 सालों में। 75 सालों में जितना कर्जा लिया उसके करीब करीब कर्जा इन्होंने 3 सालों में ले लिया। और अगर ये 1 साल और रुक गए या 1.5 साल और रुक गए तो ये डबल कर्जा ले लेंगे जितना पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक पाकिस्तान ने लिया है। अंदाजा करें आप, ये कैसे जालिम हुक्मरान आए हैं। इन्होंने पाकिस्तान की पूरी मईशत को निचोड़ के रख दिया है। पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है 50 साल की कम तरीन लेवल पे आ गई है। पाकिस्तानी सरमायाकार पाकिस्तान छोड़कर बाहर भाग रहे हैं। आज मुझे बेशुमार लोगों ने राब्ता किया कि जनाब अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीजें हम बेचकर पाकिस्तान से जा रहे हैं। एक दोस्त ने, वो पाकिस्तान के अंदर कारोबार करते हैं, उन्होंने बताया कि कोई आदमी जमीन का एक टुकड़ा खरीदने को तैयार नहीं है। कम कीमत में बेचता हूं, कोई लेना नहीं चाहता। लोग अपनी फैक्ट्रियां, अपनी चीजें ओने पोने बेचकर पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। वो ये कहते हैं ये मुल्क एस्टेब्लिशमेंट चलने ही नहीं देगी, जो हालात पैदा हो गए। ऐसी सूरत हाल में जब डॉक्टर्स जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उस वक्त इन्हें लगता है कि ये मईशत ठीक कर रहे हैं। ये गरीब आदमी का खून नचोड़ रहे हैं और अपनी तनख्वाहें और मुराद बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। और उनको बढ़ाने के लिए ये अंधाधुंध कर्जे ले रहे हैं और उन्हीं कर्जों के नीचे पिस के हमारी ये हालत हो गई है। अब अगर पाकिस्तान में कोई अवामी हुकूमत आ भी जाए, फर्ज करें, तो इससे निकलना क्या आसान होगा? क्या इससे निकलना आसान होगा? 76,000 अरब के कर्जे हैं, इनसे निकलना आसान होगा? इनसे निकलने में आपको 2 दहाइयां लग जाएंगी कम से कम, और वो भी अगर कंटिन्यूटी रही और एस्टेब्लिशमेंट ने कोई नया पंगा ना लिया तो। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।